हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे लेसन 14 एक कहानी यह भी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका मन्नू भंडारी जी हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानी लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। बाद में इनका परिवार अजमेर, राजस्थान आकर रहने लगा। मन्नू भंडारी ने अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अजमेर से पूरी की। स्नातक तक की परीक्षा बनारस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण करने के बाद कुछ समय तक वह कोलकाता में अध्यापन कार्य करती रही। बाद में दिल्ली स्थित मिरांडा हाउस में अध्यापन कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की। अब वे दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का शिखर सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उनमें कहानी संग्रह एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, यही सच है, त्रिशंकु, उपन्यास आपका बंटी, महाभोज, पटकथाएं, फिल्म एवं टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए रजनी, स्वामी, निर्मला, दर्पण आदि। उनकी साहित्यिक विशेषताएं। मन्नू भंडारी ने नई कहानी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। उनकी रचनाओं में सामाजिक जीवन का यथार्थ चिंतन है। उन्होंने स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, पारिवारिक जीवन तथा विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियों को आत्मीय अभिव्यक्ति भी प्रदान की है। भाषा शैली। लेखिका की कहानियाँ हों या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती ही है। इनकी शैली सरल, सहज तथा भावा अभिव्यक्ति में सक्षम है। संवाद तथा वाक्य छोटे छोटे किंतु चुस्त और प्रसंगानुकूल है। इनकी रचनाओं में बोलचाल की हिंदी भाषा के साथ साथ उर्दू, अंग्रेजी तथा देशज शब्दों का भी खूब प्रयोग हुआ है, जैसे तत्सम शब्द, प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व, पैतृक, मुक्त, आक्रांत, अहमवादी। उर्दू शब्द जैसे ओहदा, फरमाइश, निहायत, शिद्दत, नुस्खे, फरमाइश, फर्ज, बावजूद। अंग्रेजी शब्द डिक्टेशन, कल्चर, फर्स्ट ईयर, गर्ल्स, क्लास, प्रिंसिपल, फ्लैट आदि। प्रस्तुत पाठ एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित परक शैली में आत्मकथ्य है, जिसमें लेखिका ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जिन्होंने उसके लेखनीय जीवन को प्रभावित किया है। इस अंश में लेखिका के किशोर जीवन की घटनाओं के साथ उसके पिताजी और उसके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का नाम विशेष रूप से उभर कर आया है। लेखिका द्वारा एक साधारण लड़की के असाधारण बनने के आरंभिक पड़ावों को भी प्रकट किया गया है। इसके अलावा 46-47 की आज़ादी की लड़ाई में उसकी भागीदारी, उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के तरीके का भी प्रभावपूर्ण वर्णन है। पिताजी और माँ के बारे में लेखिका बताती हैं कि उसका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा में हुआ, लेकिन उसे याद है कि अजमेर में जहाँ पिता रहते थे वहाँ अव्यवस्थित ढंग से फैली पुस्तकों, पत्रिकाओं के बीच पिताजी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे या उन्हें डिक्टेशन देते रहते थे। सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करती हुई अनपढ़ माँ रहती थी। पिताजी अजमेर से पहले जब इंदौर में रहते थे वहाँ उनकी प्रतिष्ठा थी। वे कांग्रेस के साथ समाज सुधार कार्यों में लगे रहते थे। वे केवल शिक्षा के उपदेश न देकर विद्यार्थियों को अपने घर पढ़ाया भी करते थे। इस तरह उनकी दरियादिली के खूब चर्चे होते थे। एक ओर वे बेहद कोमल और संवेदनशील थे तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे। अजमेर में हाशिए पर पिताजी की स्थिति। आर्थिक संकट के कारण पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे कार्य को पूरा किया, जिससे यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली किंतु अर्थ नहीं मिला। गिरती हुई आर्थिक स्थिति ने उन्हें निचोड़ कर रख दिया। आर्थिक विषमता का प्रभाव बच्चों पर न पड़े, इसका हमेशा प्रयास करते रहे। दूसरी ओर पर अभावों की ओर खिसकते जाने के कारण उत्पन्न क्रोध माँ पर बरसता। अपनों के हाथों गहरी चोट खाए पिताजी का विश्वास शक्की हो गया था। इतना शक्की स्वभाव कि उसकी चपेट में हम सब लेखिका आदि भी आ जाते थे। लेखिका के व्यक्तित्व पर उनके पिताजी का क्या प्रभाव पड़ा, देखिए। लेखिका बताती हैं कि पिताजी के अनजाने अनचाहे व्यवहार ने मेरे अंदर हीन ग्रंथियों को जन्म दे दिया। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी थी। मैं काली थी और मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी बहन सुशीला से मेरी हर बात में तुलना करते हुए उसकी तारीफ करते थे, जिससे मेरे हृदय में हीन भावना की ग्रंथि पैदा हो गई कि नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक उससे उभर ही नहीं पाई।
यही कारण है कि हीन भावना के रहते अपने किसी उपलब्धि पर मैं भरोसा ही नहीं कर पाती हूँ। आज भी उनके शकी स्वभाव की झलक अपने अंदर दिखाई देती है। वह अतीत आज भी भीतर जड़ जमाए बैठा है। लेखिका की माँ के बारे में जानिए। लेखिका की माँ पिताजी के स्वभाव के ठीक विपरीत थी, यानी कि उनके बिल्कुल उल्टे थी। उसमें धैर्य और सहन शक्ति अपेक्षा से भी अधिक थी। पिताजी की हर ज्यादती को अपना भाग्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जिद को सहज भाव से वो पूरा करती थी। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा न चाहा, केवल दिया ही। सभी भाई बहनों का लगाव उनकी सहानुभूति के कारण उन्हीं के प्रति था। इतने पर भी उनका त्याग, उनकी सहिष्णुता मेरे लिए आदर्श न बन सका। पड़ोस और परिवार के बारे में लेखिका याद करती है कि अपने ज़माने में घर की दीवारें पड़ोस तक फैली रहती थी। सभी परिवार के हिस्से होते थे। बचपन में खेले जाने वाले खेल की सीमा परिवार की दीवारें थी और यह सीमा संपूर्ण पड़ोस तक जाती थी। अपने बचपन के समय के पड़ोस कल्चर को याद कर महानगरों के फ्लैट कल्चर को देख सुकून मिलता था कि वे दिन कितने अच्छे थे। उसकी अपनी कहानियों के पात्र वे ही हैं जिनके साथ किशोरावस्था की यादें जुड़ी हैं। इतने वर्ष बीत जाने पर भी उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा बिना किसी प्रयास के बड़े सहज भाव से कहानियों में उतरते चले गए। लेखिका बताती है कि उस समय के दास साहब महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे। यह मेरे लिए हैरानी का विषय था। लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? लेखिका बताती है कि बड़ी बहन की शादी हो जाने और दोनों बड़े भाइयों के पढ़ाई के लिए बाहर चले जाने पर उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी यद्यपि मेरी योग्यताओं और अक्षमताओं को रसोई तक सीमित करना चाहते थे, किंतु घर में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के जमावड़ों की बहस सुनने का अवश्य अवसर देते थे। उन चर्चाओं में पार्टियों की नीतियाँ और आपसी विरोध मतभेद तो समझ में आते ही नहीं थे, किंतु देशभक्त शहीदों की कुर्बानियों की चर्चाओं से मन जरूर आक्रांत रहता था। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने दायरा बढ़ाया। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने साहित्य संसार में प्रवेश करने की प्रेरणा दी और मैं एक के बाद एक शरद, प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, भगवती चरण वर्मा के साहित्य को पढ़ती गई और शीला अग्रवाल से बहस करती हुई उस उम्र में जितना समझ सकती थी उतना मैंने समझा। देश की स्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू किया था उसे शीला अग्रवाल जी ने सक्रिय भागीदारी में बदल दिया। वैसे भी सन 46-47 के दिनों में घर बैठे रहना संभव नहीं था। प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम के साथ इनसे जुड़ना हर युवा का उन्माद था। मैं भी युवा थी और शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में बहते खून को लावे में बदल दिया था। एक और शहर में बवंडर मचा हुआ था तो दूसरी ओर मेरे घर में मैं हड़तालें कराती, नारे लगवाती, सड़कें नापती। यह सब पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। पिताजी के क्रोध की चिंता किए बिना उल्टा उनसे बहसें करने लगी। फिर यह सिलसिला शुरू हो गया। राजेंद्र के साथ शादी करने के बाद भी यह सिलसिला चलता ही रहा। प्रिंसिपल का पत्र पिताजी के लिए आया। मेरे कॉलेज से पिताजी के लिए एक पत्र आया कि आप आकर मिलें और बताएं कि मेरी गतिविधियों के अनुशासनात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए और कहने लगे, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगी। गुस्से में भनाते हुए गए थे। मैं डर के कारण पड़ोस में जाकर बैठ गई। लौट कर आए तो खुश थे। कहाँ तो पिताजी जाते समय मुंह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की आवाज़ है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है। बेहद गदगद होकर पिताजी सुनाते रहे और मैं अवाक थी, चुप थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। पिताजी के दो मित्रों की चर्चा के केंद्र में मैं थी। एक बार आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे के सिलसिले में कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। छात्रों का एक बड़ा समूह लोगों को हड़ताल के लिए प्रेरित कर रहा था। अजमेर के चौपड़ बाजार पर विद्यार्थी इकट्ठे होकर भाषणबाजी कर रहे थे। इसी बीच पिताजी के एक दकियानूस मित्र ने आकर उनसे मेरे बारे में कुछ बातें, मन्नू की मत मारी गई है, हड़तालें करवाकर हुड़दंग मचा रही है, कहकर चले गए। वे तो आग लगाकर चले गए। पिताजी सारे दिन क्रोधित होते रहे। इन सबसे बेखबर मैं घर लौटी तो पिताजी के बेहद अंतरंग मित्र और अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। मैं तो चौपड़ बाजार में तुम्हारा भाषण सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने चला आया था। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? वे धुआंधार तारीफ करते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे पर गर्व के भाव आते जा रहे थे। भीतर जाने पर माँ ने गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। डॉक्टर साहब की प्रशंसा का कारण
लेखिका याद कर रही है कि उस समय उस उम्र में कैसा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 वर्ष पहले किसी लड़की का बेझिझक धुआंधार बोलते जाना उनकी प्रशंसा का कारण रहा होगा। किंतु पिताजी कितने ही तरह के अंतर्विरोधों में जीते थे। वे एक और अपनी विशिष्ट छवि बनाने की लालसा रखते थे तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति सजग भी रहते थे। कॉलेज की ओर से अनुशासनात्मक कार्यवाही। कॉलेज प्रशासन ने एक और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज को अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में शीला अग्रवाल को मई 47 में नोटिस थमा दिया तो दूसरी ओर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। फिर तो कॉलेज के बाहर रहकर हुड़दंग मचाया। कॉलेज वालों ने अगस्त में 3rd ईयर खोल दिया। जीत की खुशी हुई, परंतु चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी कम थी। चिर प्रतीक्षित खुशी थी 15 अगस्त 1947 की खुशी।